दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 3 फरवरी 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार में इंटर की परीक्षा के दौरान एक ऐसी तस्वीर देखने के लिए मिली है जिसे देखने के बाद परीक्षा के लिए जिला प्रशासन ने कितनी तैयारी की है इसका आसानी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जब बिहार के मोतिहारी में छात्रों को गाड़ी की हेडलाइट में परीक्षा देने के लिए मजबूर होना पड़ा है। यहाँ सुविधाओं के अभाव में शाम होने की वजह से द्वितीय पाली में परीक्षार्थियों को गाड़ी के हेडलाइट में परीक्षा देनी पड़ी। मामला बिहार के मोतिहारी के महाराजा हरेंद्र किशोर कॉलेज में बनाए गए परीक्षा केंद्र की है। दरअसल यहाँ परीक्षा निर्धारित समय से काफ़ी देरी से शुरू हुआ था, जिसकी वजह से द्वितीय पाली में परीक्षा समाप्त होने से पहले अंधेरा हो गया, जिसके बाद सरकारी गाड़ियों की लाइट जला करके छात्रों को परीक्षा दिलाई। जी हां, अब इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रही है और बिहार सरकार की फजीहत हो रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार में लिप्त अफसर चंद साल की नौकरी में ही अकुल संपत्ति अर्जित करके धन कुबेर बनते जा रहे हैं। भ्रष्टाचार पर एक्शन लेने वाली बिहार की एजेंसियों ने अब ऐसे अफसरों को ढूंढ ढूंढ करके उनके खिलाफ कार्रवाई का मन बना लिया है। इसी कड़ी में बिहार के सीतामढ़ी जिले के बाजपट्टी बीडीओ संजीव कुमार के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। संजीव कुमार ने केवल 8 साल की नौकरी में ही 3 करोड़ से भी अधिक की संपत्ति अर्जित कर ली है। जब मंगलवार को जब संजीव कुमार के ठिकाने पर रेड हुई तो इस बात का खुलासा हुआ। जब संजीत अक्टूबर 2013 में सरकारी सेवा में आए, जब तब इनके पास सरकारी सेवा के अलावा आय का कोई दूसरा स्रोत नहीं था, यानी कि आय का आमदनी का कोई दूसरा जरिया नहीं था। आर्थिक अपराध इकाई ने जब छापेमारी शुरू की तब इस धन कुबेर अफसर की काली कमाई एक एक करके उजागर होने लगी। आर्थिक अपराध इकाई के अनुसार संजीत कुमार की पत्नी आरती कुमारी के नाम पर पटना में 3 भूखंड है। इसमें पटना के बेरिया में 3 कट्ठा जमीन पर भव्य और आलीशान मकान भी शामिल है। इस मकान की कीमत 2.5 करोड़ के लगभग है। दर्ज केस के अनुसार संजीत कुमार द्वारा 1,26,75,368 रुपए की चल एवं अचल संपत्ति अर्जित किए जाने के साक्ष्य मिले हैं। वेतन एवं अन्य ज्ञात स्रोतों से इसकी कुल आय 84 लाख पाया गया। 1.5 लाख मूल्य के जेवरात एवं कई अन्य महत्वपूर्ण कागजात मिले हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में 3 फरवरी यानी कि आज पटना समेत 30 जिलों में मेघ गर्जन और बिजली चमकने के साथ हल्की बारिश के आसार हैं। वहीं 4 फरवरी यानी कि कल जमुई, मुंगेर, बांका, कटिहार में मेघ गर्जन के साथ भारी बारिश की संभावना है। इसको देखते हुए मौसम विभाग पटना ने इन जगहों को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार में पिछले 24 घंटे के दौरान बिहार के सीमांचल मिथिलांचल के पारे में बदलाव देखने को मिला है। जब पटना का अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री की गिरावट के साथ 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री की गिरावट के साथ 10 डिग्री सेल्सियस रहा। जब पिछले 24 घंटे के दौरान बिहार का मौसम शुष्क बना हुआ रहा। पटना और गया में सुबह में कोहरे के साथ 50 मीटर की दृश्यता दर्ज की गई है। जब बिहार में शुष्क पछुआ हवा का प्रभाव जारी है, ऐसे में 48 घंटे तक न्यूनतम तापमान में कोई भी बदलाव होने की संभावना नहीं है। जहां 48 घंटे बाद पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से पूर्वी हवा चलेगी। जहां राज्य के यानी कि बिहार के पश्चिमी भागों में मध्यम से घने स्तर का कोहरा छाए रहने के आसार हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना सहित बिहार के कई शहरों का विकास किया जाएगा। साथ ही साथ इन शहरों को आधुनिक और हाईटेक बनाया जाएगा। इसको लेकर केंद्र बजट में स्वीकृति भी मिल गई है। खबर के अनुसार केंद्र सरकार ने देश के 2 और 3 टियर वाले शहरों के विकास पर फोकस करते हुए बड़ी पहल की है। आम बजट में सरकार ने 2 और 3 टियर वाले शहरों को भविष्य के हिसाब से आधुनिक और व्यवस्थित सुविधाओं के साथ विकसित करने की बात कही है। आपको बता दें कि बिहार का पटना शहर 2 टियर वाले शहरों की श्रेणी में आता है। वही बिहार के गया, सासाराम, बक्सर, औरंगाबाद, बिहार शरीफ, बेगूसराय, भागलपुर, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, बेतिया, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, छपरा, हाजीपुर आदि शहर 3 टियर वाले शहरों की श्रेणी में आते हैं। मोदी सरकार के साल 2022-23 के केंद्रीय बजट में मध्यम और फिर छोटे शहरों के विकास पर जोर दिया गया है। इन शहरों को विकसित और आधुनिक बनाने के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाई जाएगी। साथ ही साथ शहर से जुड़े विशेषज्ञ और अर्थशास्त्री को इसमें शामिल किया जाएगा और विकास का रूपरेखा तैयार किया जाएगा।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सभी जिलों में जमीन सर्वे का काम शुरू हो गया है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक 20 जिलों में जमीन सर्वे का काम पहले से ही चल रहा था और बचे हुए 18 जिलों में भी जमीन सर्वे का काम शुरू किया गया है, जहां एक एक अंचल करके जमीन सर्वे का काम किया जाएगा। खबर के अनुसार दूसरे चरण में बिहार के 18 जिलों के 100 अंचलों में जमीन सर्वे शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। इसके बाद अन्य अंचलों में भी जमीन सर्वे का काम शुरू किया जाएगा, इसलिए आप अपने जमीन के दस्तावेज को तैयार रखें। अब आपको जिन जिलों के बारे में बताने जा रहे हैं, इन जिलों में जमीन सर्वे का काम शुरू किया जाएगा, जिसमें से है बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, कैमूर, बक्सर, वैशाली, रोहतास, भोजपुर, सारण, दरभंगा, औरंगाबाद, सीवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, समस्तीपुर और नवादा। इन जिलों में जमीन सर्वे का काम अब शुरू किया जाएगा। अगर आपके यहाँ अधिकारी जमीन सर्वे कराने के लिए आते हैं तो फिर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जिसमें से है कि अगर आपने खुद से जमीन खरीदा है तो फिर केवाला का फोटो कॉपी तैयार रखें। जमीन पर विवाद है तो आप न्यायालय द्वारा दिए गए कोर्ट ऑर्डर का कॉपी तैयार रखें। बंटवारे का जमीन होने पर बंटवारे का कागजात या फिर पंचनामा बंटवारा तैयार रखें। जब दादा परदादा या फिर पुश्तैनी जमीन है तो फिर वंशावली या फिर वंशावली प्रमाण पत्र रखें। आपको बता दूं कि जमीन सर्वे के दौरान आधार कार्ड, मोबाइल नंबर आदि की जानकारी भी ली जाएगी। यह जमीन सर्वे के समय जमीन के मालिक खुद से मौजूद रहें और जमीन की हर जानकारी सही दें। अगर जमीन दादा परदादा या फिर पुश्तैनी जमीन है तो फिर जमीन का खतियान, केवला, रजिस्ट्री कुछ भी अपने पास जरूर रखें। दोस्तों बिहार के किशनगंज से एक अमर्यादित घटना सामने आई है। जी हाँ, अमर्यादित घटना का मामला सामने आया है। खुद पत्नी ने अपने पति की हत्या का प्रयास कर रहा था। एक पत्नी ने अपने आशिक के साथ अपने पति की हत्या की साजिश रची, लेकिन साजिश नाकाम रही। हालांकि पति की जान बच गई। पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना किशनगंज जिले के बहादुरगंज थाना क्षेत्र का गुंजनमारी वार्ड नंबर 12 की है। एसडीपीओ अनवर जावेद अंसारी ने घटना की जानकारी दी है। जानकारी के अनुसार बिहार के किशनगंज जिला के प्यारी बेगम ने फोन से अपने पति अनवर आलम को दारुल उलूम चौक के पास बुलाया। दोनों में काफी समय में प्यार भरी बातें हुई। इसके बाद स्टेडियम में चली गई। वहां दोनों बातचीत करने लगे। पत्नी लगातार अपने पति से प्यार का इजहार कर रही थी। इसी दौरान पत्नी प्यारी बेगम ने अपना दुपट्टा से पति अनवर आलम का मुंह ढक दिया। जब पति को लगा कि शायद ये भी प्यार करने का कोई एक तरीका होगा, इसके बाद पति ने आंखें बंद कर ली। जब वही बगल में ही बैठे प्यारी बेगम ने अपने प्रेमी यानी कि अपने आशिक से कहा है कि इसका गला रेत दो। फिर क्या था, आशिक ने गले पर चाकू से हमला कर दिया। जब अनवर अपने आप को किसी तरीके से छुड़ाकर वहां से भाग निकला। जान बचाने के लिए उसने शोर मचाया। जब वहां ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। जी हाँ, घायल अनवर को बहादुरगंज पीएचसी इलाज के लिए ग्रामीण उसे ले गए। घटना की सूचना बहादुरगंज थाने पुलिस को दी। जब पुलिस ने घटना के कुछ घंटे बाद ही आरोपी पत्नी प्यारी बेगम को गिरफ्तार करके पूछताछ की। जब पत्नी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आपको बता दूं कि उसकी शादी बीते साल 6 अगस्त को अनवर आलम के साथ हुई थी। जब शादी के पहले से ही रेहान आलम से उसकी बातचीत और प्रेम संबंध था। जब अनवर के साथ शादी से खुश नहीं थी। दोस्तों बात करते हैं कि कांग्रेस के स्टार प्रचारक और जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार पर मंगलवार को कांग्रेस मुख्यालय में एक युवक ने तरल पदार्थ फेंक दिया। इससे कन्हैया कुमार तो बाल बच गए, मगर 2 कार्यकर्ता पर तरल पदार्थ पड़ गया। जिन दोनों लोगों पर तरल पदार्थ पड़ा, उन्होंने जलन होने की बात कही है। इस पर दोनों को पुलिस ने तत्काल अस्पताल पहुंचा दिया। वहीं घटना से कांग्रेस मुख्यालय पर हड़कंप मच गया है। कांग्रेसियों ने आरोपी युवक को मौके पर ही दबोच लिया। पिटाई के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्र के बाद अब राज्यों में भी बजट की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में बिहार विधानमंडल के बजट सत्र की तारीखों की भी घोषणा कर दी गई है। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का आरंभ 25 फरवरी से होगा, जो कि 1 महीने से भी ज्यादा समय तक चलेगा। सत्र का समापन 31 मार्च को होगा। जब बजट सत्र की तिथि के प्रस्ताव को राज्य कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। जब बिहार विधानमंडल का बजट सत्र 25 फरवरी से 31 मार्च तक चलेगा। 25 फरवरी को ही राज्यपाल का अभिभाषण होगा और उसी दिन आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। 28 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट सदन में पेश होगा। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में ये प्रस्ताव मंजूरी दी है। दोस्तों बात करते हैं कि मोबाइल गेम से बच्चों की मानसिकता पर बुरे प्रभाव की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। जहां अब इससे जुड़ी एक और खबर सामने आई है। दरअसल मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में 2 बच्चे फ्री फायर गेम की लत के चलते अपने ही घर में चोर बन गए और उन्होंने अपनी मां के सोने चांदी के आभूषण चुरा कर बेच दिया। हालांकि पुलिस की जांच में दोनों बच्चे पकड़े गए हैं। तो बात करते हैं कि आखिर मामला क्या था। तो आपको बता दूं कि
मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के कोतवाली क्षेत्र में एक महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें महिला ने उसके घर से सोने के हार और जंजीर चोरी होने की बात कही थी। महिला ने पहले अपने बेटों से पूछा था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। इसके बाद महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की जाँच की तो फिर उन्हें बच्चों पर शक हो गया। जब तो उन्होंने दोनों भाई को मोबाइल पर हुई बातचीत को सुना तो फिर पूरा मामला खुल गया। इसके बाद पुलिस ने बच्चे से चुराए हुए आभूषण एक दुकान से बरामद कर लिया और बच्चों को समझा बुझा करके छोड़ दिया। जब बच्चे दोनों नाबालिग हैं और एक की उम्र 16 साल और एक की उम्र 12 साल है। यह जांच में पता चला है कि दोनों बच्चे मोबाइल पर फ्री फायर गेम बहुत खेलते हैं और ऑनलाइन क्लासेस के दौरान उन्हें इस गेम की लत लग गई, जिसके चलते ही बच्चे अपने ही घर में चोर बन गए। आपको बता दूं कि बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर मोबाइल गेम का बुरा असर पड़ रहा है। कुछ समय पहले राज्य में एक बच्चे ने ऑनलाइन गेम की लत के चलते सुसाइड भी कर लिया था। जब पुलिस ने भी लोगों से अपील की है कि ऑनलाइन क्लासेस के दौरान बच्चों पर नजर रखें और गेम बिल्कुल भी ना खेलने दें। अगर आपके भी घर में बच्चे गेम खेलते हैं तो फिर आप उसे रोकें। अगर नहीं रुकता है तो फिर उससे मोबाइल ले लेने तो फिर आपको पछताना पड़ सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के हाजीपुर से एक अजीब मामला सामने आया है, जहां बिना हेलमेट के पुलिस ने बिजली मिस्त्री को पकड़ा तो उसने थाने की बिजली ही काट दी, जिसके बाद कई घंटों तक थाने में मोबाइल जला करके किसी तरीके से काम चलता रहा। वहीं दूसरी तरफ जब पुलिस ने इस मामले पर आरोपी से पूछताछ की तो उसने साफ कहा कि जैसे आप लोग अपने अधिकारियों की बात मानकर काम करते हैं, वैसे ही मैंने भी अपने अधिकारी की बात सुनकर बिजली काट दी। जी हाँ, हाजीपुर जिले में दो विभागों के बीच पावर का खेल देखने को मिला है। इन दो विभागों में एक तरफ पुलिस स्टेशन है तो दूसरी तरफ यहां का बिजली विभाग, जहां दोनों विभाग ने बारी बारी से अपने पावर को दिखाया। नतीजा यह हुआ कि थाने में सारा काम मोबाइल की रोशनी में पुलिस वालों को निपटाना पड़ा। दरअसल पावर की इस लड़ाई की शुरुआत महिला थाने से जुड़ा हुआ है। थाने ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बिजली विभाग के एक लाइनमैन को 1000 रुपए का जुर्माना कर दिया। बताया गया है कि यह कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि लाइनमैन ने हेलमेट नहीं पहना था। पुलिस वालों ने अपनी ड्यूटी निभा दी, लेकिन अब बारी लाइनमैन की थी। मामले में बिजली विभाग ने तत्काल कार्रवाई की और अपना पावर दिखाते हुए महिला थाने की बत्ती ही गुल कर दी, यानी कि बिजली काट दी थाने की। नतीजा यह हुआ कि पूरा थाना देखते ही देखते अंधेरे में डूब गया। यहां पुलिस कर्मियों को अपने सारे काम मोबाइल की रोशनी में ही करना पड़ा। वहीं लाइनमैन ने बिजली काटने का सारा ठिकरा अपने विभाग के अधिकारियों पर फोड़ दिया। लाइनमैन ने अपनी समस्या बताते हुए कहा है कि कई बार रात को भी बिजली में खराबी आने पर वह थाने की बिजली बना दिया करता है, यानी कि बिजली ठीक कर देता है। इसके बावजूद भी उसका चालान काट दिया गया। हालांकि इस मामले में कोई भी पुलिस पदाधिकारी कुछ भी बताने से परहेज कर रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में जहरीली शराब से छपरा, नालंदा समेत कई जिलों में लोगों की मौत हो चुकी है। लगातार इसको लेकर के विपक्ष सवाल भी खड़े करता रहा है। इधर जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने अजीबोगरीब बयान दिया है। जदयू विधायक ने यहां तक कह दिया है कि लोग मर रहे हैं तो जगह भी तो खाली होनी चाहिए। अगर ऐसा ही मरते रहेंगे तो फिर जनसंख्या भी घटेगी। यहाँ जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने कहा है कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोल रहे हैं, मना कर रहे हैं, तो फिर आप दारू क्यों पीते हैं? नीतीश कुमार ने पहले ही कहा है कि पियोगे तो मरोगे। लोग पीते क्यों हैं? मरने के लिए ही पीते हैं। जगह भी तो खाली होनी चाहिए। अगर ऐसे ही मरते रहेंगे तो फिर जनसंख्या घटेगी, ये अच्छी बात है। ये कहना है जेडीयू विधायक गोपाल मंडल की। साथ ही उन्होंने कहा है कि बॉर्डर सील कर दिए गए हैं, इसलिए कम शराब आ रही है। खेत के रास्ते शराब लाई जाती है। गरीब आदमी के लिए ही शराब बंद की गई है। ऐसे में बनाई हुई शराब पिएगा तो फिर मरेगा ही। नीतीश कुमार तो मना करिए रहे, मरोगे। नकली दारू बिल्कुल बना रहा है, बेच रहा है तो मरबे करेगा। पीता काहे के लिए? मरने के लिए। तो ये बात होना चाहिए, खाली भी जगह होना चाहिए ना। इसी तरह मरते जगह कुछ तो जनसंख्या घटेगा ना। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के दौरान बीजेपी छोड़कर लोक जनशक्ति पार्टी से बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने गए पूर्व विधायक रामेश्वर चौरसिया और मनोज सिंह बीजेपी में फिर से शामिल हो गए हैं। जहां प्रदेश कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने इन दोनों नेताओं को दल में शामिल किया है। जहां अध्यक्ष ने कहा है कि पार्टी की ओर से इनकी भूल को क्षमा कर दिया गया है। रामेश्वर चौरसिया और मनोज सिंह से पहले राजेंद्र सिंह और उषा विद्यार्थी की बीजेपी में घर वापसी हुई है। आपको बता दें कि बिहार बीजेपी अपने पुराने साथियों की घर वापसी करा रही है, खासकर वैसे नेता जो विधानसभा चुनाव 2020 के समय दल छोड़कर के लोजपा में गए थे। बीजेपी नेतृत्व ने सबसे पहले राजेंद्र सिंह की वापसी कराई है, फिर उषा विद्यार्थी की और अब रामेश्वर चौरसिया एवं मनोज सिंह की।
दोस्तों अब बात करते हैं कि पेगासस जासूसी मामले को लेकर कल पटना में कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला। कारगिल चौक पर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। युवा कांग्रेस कार्यकर्ता ने हाथ में पोस्टर लेकर के पीएम मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गुंजन पटेल ने कहा है कि लोगों की जासूसी कराने की सरकार की ये नीति बिल्कुल भी गलत है। इनके खिलाफ सदन में राहुल गांधी आवाज भी उठाने लगे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार बोर्ड की इंटर की चल रही परीक्षा में कदाचार रोकने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। यह परीक्षा के पहले दिन में 74 मुन्ना भाई दबोचे गए। यह चौकसी के बाद भी मुन्ना भाई नकल के लिए परीक्षा सेंटर पर पहुंच गए, लेकिन चौकसी के कारण पकड़े गए। सुपौल में 2, जहानाबाद और नालंदा में एक मुन्ना भाई को पकड़ा गया है। 74 नकलचियों को भी पकड़ा गया है। यह 4 साल में बिहार बोर्ड की तस्वीर काफी बदल गई है। नकल और टॉपरों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले बिहार बोर्ड इन दिनों सख्ती को लेकर चर्चा में है। इंटरमीडिएट एग्जाम के पहले ही दिन को 4 मुन्ना भाई और 74 नकलची पकड़े जाने से हरकत मचा हुआ है। बिहार बोर्ड इंटर में एग्जाम से पहले जिन 74 नकलचियों को पकड़कर निष्कासित किया गया है, उसमें मधेपुरा में 9, सुपौल में 4, भागलपुर में 4, सिवान में 1, नालंदा में 11, खगड़िया में 1, सहरसा में 2, नवादा में 1, जमुई में 17, सारण में 5, बांका में 1, वैशाली में 5, मधुबनी में 1, भोजपुर में 9, रोहतास में 1 और गया में 2 नकलचियों को पकड़ करके निष्कासित किया गया है। यह कार्रवाई बिहार के 1471 परीक्षा केंद्रों पर इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2022 के पहले दिन प्रथम पाली में गणित और द्वितीय पाली में हिंदी विषय की परीक्षा के दौरान हुई है। दोस्तों अब बात करते हैं कि एक महिला डीएसपी द्वारा अपने पति को अवैध रूप से आईपीएस की वर्दी पहनाना महंगा पड़ा है। जब बिहार पुलिस सेवा के अधिकारी डीएसपी रेशु कृष्ण की एक तस्वीर कहलगांव पदस्थापना के दौरान वायरल हुई थी। इस तस्वीर में वह अपने पति के साथ थी और उनके पति ने अवैध रूप से आईपीएस की वर्दी पहन रखी थी। रेशु कृष्ण फिलहाल सासाराम में पदस्थापित हैं। डीएसपी रेशु कृष्ण की मुश्किलें बढ़ गई है। गृह विभाग ने इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। गृह विभाग द्वारा इस मामले में डीएसपी रेशु कृष्णा से जवाब तलब किया है। रेशु कृष्णा अभी बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के सासाराम महिला बटालियन में डीएसपी के पद पर पदस्थापित हैं। इस पूरे मामले में डीजीपी एसके सिंघल के कार्यालय से पिछले 3 दिसंबर को गृह विभाग को पत्र लिखकर जानकारी दी गई थी। दोस्तों अब बात करते हैं कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने दिमाग को हिला देने वाला बयान दिया है। इस बयान से लोगों के कान सन्न हो गए हैं। के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि भाजपा को हटाकर बंगाल की खाड़ी में फेंक देने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय बजट 2022 पर निराशा व्यक्त करते हुए यह बयान दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अदूरदर्शी भी कहा है। उन्होंने कहा है कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को बंगाल की खाड़ी में गिराने और फिर निपटाने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि देश में नेतृत्व में बदलाव की जरूरत है और दावा किया है कि वे जल्द ही इस विषय पर चर्चा के लिए शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे। उन्होंने आगे कहा है कि हर बार बदलाव की जरूरत होती है, देश प्रतिक्रिया करता है। उनके अनुसार बिना लड़ाई के कोई भी बदलाव नहीं हो सकता। सिंगापुर सरकार के पास दिमाग के अलावा कुछ नहीं है। हमारी सरकार के पास सब कुछ है, लेकिन उनके पास दिमाग ही नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि एक पुनर्लिखित भारतीय संविधान की आवश्यकता है जो मजबूत होना चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं कि हाईटेक होते जमाने के साथ आज हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन है। बड़े से लेकर के छोटे तक घंटों इस पर बिताते हैं। इतना ही नहीं, बच्चे के रोने या फिर परेशान करने पर माँ बाप भी उन्हें अपना स्मार्टफोन थमा देते हैं, मोबाइल दे देते हैं। जहाँ आपका यही कदम बच्चे के जीवन पर काफी बुरा असर डाल रहा है। जहाँ आप बच्चे को कमजोर कर रहे हैं। बच्चा स्मार्टफोन को खिलौने की तरह इस्तेमाल करता है और इसका एडिक्ट हो जाता है, यानी कि आदत हो जाता है। अपने पास बहुत ज्यादा स्मार्टफोन रखने से इसका बालपन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया के डियाकिन यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च में पाया है कि बहुत छोटे और फिर स्कूल जाने वाले बच्चे अगर ज़्यादा समय तक स्मार्टफोन, आईपैड पर समय बिताते हैं तो इसका बुरा असर उनकी सोशल इमोशनल लर्निंग डेवलपमेंट, स्पेलिंग क्वालिटी और क्वांटिटी पर पड़ता है। इस तरह की समस्याएं किसी भी बच्चे के भविष्य के लिए सही नहीं है। अगर आप भी अपने बच्चों को स्मार्टफोन के साइड इफेक्ट से बचाना चाहते हैं तो फिर जरूर ये बात ध्यान रखें जो आपको हम अभी बताने जा रहे हैं। जहाँ बच्चे जो सीखते हैं अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, इसीलिए दिन भर अगर आप अपने बच्चे के सामने स्मार्टफोन पर बिजी रहेंगे तो वह भी ऐसा ही करेगा। इसलिए सबसे पहले आप अपने बच्चे के सामने कम से कम स्मार्टफोन का यूज करें। इस तरह उनका ध्यान स्मार्टफोन की तरफ नहीं जाएगा। छोटे बच्चे को हमेशा किसी न
न किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखें। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसे खिलौने दें, ना कि स्मार्टफोन। यही नहीं, घर में भी बाकी फैमिली मेंबर्स को कहें कि वे लंच, डिनर टाइम या फिर फैमिली टाइम में फ़ोन का इस्तेमाल बच्चे के सामने कम से कम करें, बिल्कुल भी ना करें तो अच्छा है। जब बच्चे के साथ आप हों तो सभी उसके साथ पूरी तरीके से शामिल रहें, उससे बातें करें। आपकी यही छोटी छोटी बातें छोटे बच्चों में स्मार्टफोन की आदत पड़ने से बचा सकती है, नहीं तो फिर इसका बाद में घातक परिणाम सामने आ सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से मथुरा वृंदावन पर खुलकर बयान दिया है, जिससे सूबे का सियासी पारा गरमाया हुआ है। बुधवार को अपने ट्विटर अकाउंट से विपक्ष पर हमलावर रुख अख्तियार करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी का ध्येय याद दिलाया है, जहां उन्होंने कहा कि भारत की अस्मिता और सनातन आस्था के मान बिंदुओं के सम्मान और अपने अतीत की गौरवशाली परंपरा की पुनर्स्थापना भाजपा का ध्येय है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अयोध्या में राम का मंदिर और काशी में विश्वनाथ का भव्य धाम बन रहा है और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा। जी हां, आपको बता दूं कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या फिर बीजेपी के किसी बड़े नेता की तरफ से मथुरा का मुद्दा उठा गया हो। जब विपक्ष भी लगातार इस मुद्दे पर राज्य सरकार का घेराव करता रहा है, लेकिन बीजेपी इस मसले पर अपनी कदम पीछे हटने को तैयार नहीं है। दोस्तों अब बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संसद में पेश हुई आम बजट की तारीफों के पुल बांधे हैं, जहां वहीं उनकी पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने इसे बिहार के लिए निराशाजनक करार दिया है। बजट पर एनडीए के नेताओं के अलग अलग बयान पर आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी का बड़ा बयान सामने आया है। जहां एक न्यूज़ चैनल से बातचीत करते हुए शिवानंद तिवारी ने कहा है कि ये लोग तमाशा कर रहे हैं, बिहार की जनता के साथ मजाक चल रहा है। एक तरफ आप अपने मंत्रियों से बयान दिलवा रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले और दूसरी तरफ बजट में बिहार को कुछ न मिलने पर भी नीतीश कुमार वाहवाह कर रहे हैं। शिवानंद तिवारी ने कहा है कि जेडीयू के नेताओं का आपस में ही तालमेल नहीं है, अलग अलग बयान दे रहे हैं। ये जो तमाशा दिख रहा है इसका क्या मतलब है, ये समझ में नहीं आ रहा है। बिहार की जनता भ्रम की स्थिति में है कि ये कैसी सरकार है। नीतीश कुमार पर आरएसएस और बीजेपी की संगति का असर हो रहा है। कोई कुछ बोलता है तो फिर कोई कुछ। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने कहा है कि बिहार को उम्मीद थी कि विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, ना माया मिला और ना राम। बजट से बिहार के लिए निराशाजनक है। जब बिहार में बेरोजगारी है, बजट में युवाओं के लिए कुछ भी नहीं है, किसान के लिए भी कुछ नहीं है, मिडिल क्लास को टैक्स से राहत नहीं है, महंगाई पर रोक लगाने को कोई योजना नहीं है। वहीं उन्होंने बीजेपी के नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा है कि उन्हें बिहार से कोई मतलब नहीं है, उनके लिए तो सिर्फ नरेंद्र मोदी है। उन्हें यहाँ के विकास की चिंता नहीं है, यहाँ गरीबी है, पलायन है। बीजेपी के लोग नहीं चाहते हैं कि बिहार का विकास हो, इसीलिए इस पर बोल नहीं रहे हैं। अगर चाहते तो फिर जेडीयू के साथ विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे पर साथ होते। दोस्तों बात करते हैं कि इंटर और मैट्रिक की तर्ज पर, यानी कि इंटर और मैट्रिक की तरह अब बिहार के 9वीं क्लास के छात्र छात्रों को परीक्षा देनी होगी, और ये परीक्षा इसी साल शुरू हो रही है। इंटर और मैट्रिक की परीक्षा के संपन्न होने के बाद 26 फरवरी से 9वीं की परीक्षा शुरू होने वाली है। इसके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने शेड्यूल और गाइडलाइंस जारी कर दी है। आपको बता दूं कि इंटर की परीक्षा 1 फरवरी से शुरू हुई है और आगामी 14 फरवरी तक चलेगी। वहीं मैट्रिक की परीक्षा 17 फरवरी से 24 फरवरी तक निर्धारित है और मैट्रिक परीक्षा के ठीक बाद 26 फरवरी से 9वीं की परीक्षा मैट्रिक के पैटर्न पर ली जाएगी। इस संबंध में बीएससीबी यानी कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अधिकारियों ने बताया है कि मैट्रिक परीक्षा से पहले स्टूडेंट को बोर्ड परीक्षा की एक्सरसाइज कराने के लिए ऐसा प्लान बनाया गया है। इसके लिए बोर्ड के सचिव ने राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को आदेश भी जारी कर दिया है। इस आदेश के मुताबिक 9वीं की वार्षिक परीक्षा का पैटर्न इस बार बदला जा रहा है, जब बोर्ड ने विद्यालय में कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा कराए जाने की स्वीकृति दी है। दोस्तों बात करते हैं कि विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर पूर्णिया जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में 4 से 10 फरवरी तक निःशुल्क कैंसर रोग परामर्श शिविर का आयोजन किया जाएगा। एक सप्ताह तक चलने वाले इस शिविर में मरीजों की कैंसर रोग के लक्षण की जांच होगी, साथ ही लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक भी किया जाएगा। महिलाओं से ज्यादा पुरुषों में मुंह का कैंसर पाया जाता है, जिसका मुख्य कारण पान, गुटखा, खैनी, सिगरेट समेत अन्य नशीले पदार्थों का अत्यधिक उपयोग करना प्रमुख कारण है। सिविल सर्जन डॉक्टर एस.के. शर्मा ने बताया है कि विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर जिलाधिकारियों की निःशुल्क जांच कराने के लिए आगामी 4 से 10 फरवरी तक शिविर का आयोजन किया जाएगा। डॉक्टर एस.के. शर्मा ने बताया है कि कैंसर की बीमारी का एक कारण आर्सेनिक युक्त पानी का सेवन भी है। कैंसर से पीड़ित मरीज उस इलाके में अधिक मिल रहे हैं जहां पानी में आर्सेनिक की मात्रा अधिक पाई जाती है। बिहार के 38 जिले में से 18 जिले आर्सेनिक प्रदूषण की श्रेणी में आते हैं। कैंसर से बचाव के लिए शुद्ध पेयजल का सेवन करना आवश्यक है।
दोस्तों बात करते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बिहार में स्थित किशनगंज केंद्र में बेटियों के लिए बीएड और विधिक पाठ्यक्रम जल्द शुरू होगा। जी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किशनगंज कुलपति तारिक मंसूर ने कहा है कि अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास का ऑनलाइन माध्यम से शिलान्यास के दौरान इसकी घोषणा की है। इस छात्रावास से ज्यादातर सीमांचल क्षेत्र के छात्रों को लाभ मिलेगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कुलपति ने जानकारी देते हुए बताया है कि छात्रावास का निर्माण अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए 10 करोड़ रुपए की राशि जारी किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि कोविड-19 के बीते 2 साल से जारी संक्रमण के उतार चढ़ाव के दौर ने लोगों की मानसिक सेहत पर भी प्रतिकूल असर डाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आम बजट के दौरान हर वर्ग के नागरिकों के मानसिक स्वास्थ्य की चुनौतियों का सामना करने की बात स्वीकार करते हुए लोगों को बेहतर मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसके लिए राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम लॉन्च करने के साथ ही देश भर में 23 टेलीमेडिसिन मेंटल हेल्थ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करने की घोषणा की है। कोविड-19 की दूसरी लहर के कहर के बाद से ही इस महामारी के चलते लोगों पर पड़ रहे मानसिक दुष्प्रभाव की देश और विश्व भर के विशेषज्ञों में चर्चा हो रही है। जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस ऐलान से साफ है कि विशेषज्ञों के आकलन के साथ सरकार अपने अध्ययनों के आधार पर लोगों के मानसिक स्वास्थ्य की बड़ी चुनौतियों को लेकर गंभीर है। जब निर्मला सीतारमण ने कहा है कि बेशक महामारी ने हर वर्ग के लोगों की मानसिक स्वास्थ्य की समस्या बढ़ाई है, ऐसे में लोगों को गुणवत्तापूर्ण मानसिक परामर्श और देखभाल सेवा शुरू करने के लिए राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन स्वास्थ्य कार्यक्रम नए वित्तीय वर्ष में लॉन्च किया जाएगा। यह 23 टेलीमेडिसिन हेल्थ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होगा। दोस्तों बात करते हैं कि संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट पेश करने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस बजट को शून्य करार दिया था। अब राहुल गांधी की प्रतिक्रियाओं पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी बात रखी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा कि ट्विटर पर टिप्पणी करने से कुछ नहीं होगा, वे पहले कुछ करके दिखाएं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मुझे उन लोगों पर दया आती है जो बहुत जल्दी प्रतिक्रिया दे देते हैं सिर्फ इसलिए कि आप ट्विटर पर कुछ टिप्पणी करना चाहते हैं। ये आपके काम नहीं आएगा। पहले उन्हें कांग्रेस शासित राज्यों में कुछ करके दिखाना चाहिए, तब इसके बाद इसके बारे में बोलना चाहिए। आपको बता दूं कि इससे पहले राहुल गांधी ने कहा था कि आम बजट में वेतन भोगी वर्ग, मध्यम वर्ग, गरीबों, किसानों, युवाओं और छोटे कारोबारियों के लिए कुछ नहीं है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि मोदी सरकार के बजट में कुछ नहीं है। दोस्तों बात करते हैं कि लोजपा नेता चिराग पासवान ने अब पटना के शेल्टर होम कांड को लेकर नीतीश सरकार पर हमला बोला है। जहां उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवालिया अंदाज में पूछा है कि क्या इस दिन के लिए ही जनता ने आपको मौका दिया था। चिराग पासवान ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि बिहार के बालिका सुधार गृह में बच्चों को प्रताड़ना सहन करनी पड़ रही है, वहां रहने वाली बेटियां अपने जीवन को समाप्त करने को मजबूर हैं। आखिर क्यों सरकार का ध्यान उन पर नहीं जाता है? आखिर क्यों सब कुछ जानते हुए भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मौन है? क्या इस दिन के लिए ही जनता ने उनको मौका दिया था? आपको बता दें कि 2 साल पहले मुजफ्फरपुर शेल्टर होम की लड़कियों से गलत काम करने का मामला उजागर हुआ था, जिस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बड़ी किरकिरी हुई थी। एक बार फिर से उसी तरह का मामला राजधानी पटना से सामने आया है, जहां बिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहे गाय घाट में स्थित महिला सुधार गृह की अधीक्षिका पर एक बंदी महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्रीय आम बजट में गति शक्ति योजना के तहत 25,000 किलोमीटर एनएच के निर्माण की बात कही गई है। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा है कि बिहार में भारतमाला फेज 2 के तहत जो सड़कें ली जानी हैं, उनके निर्माण में इस योजना से गति आएगी। बिहार ने आधा दर्जन से भी अधिक सड़कों के निर्माण का प्रस्ताव भारतमाला फेज 2 के तहत दिया हुआ है। इन सड़कों के निर्माण से बिहार के आधे से अधिक जिलों को सीधा फायदा होगा। एक दूसरे से जुड़ते नेशनल हाईवे के जरिए पूरे बिहार में इसका असर दिखेगा। दोस्तों बात करते हैं कि बाहुबली अनंत सिंह ने बिहार की नीतीश सरकार के गिर जाने की भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद बिहार की नीतीश सरकार गिर जाएगी। उन्होंने नीतीश सरकार पर यानी कि नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा है कि वे चोर दरवाजे से बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। अनंत सिंह ने मंगलवार को पेश हुए आम बजट के संबंध में पूछे जाने पर कहा है कि वे कुछ नहीं जानते हैं, वे अभी जेल में हैं। आरजेडी विधायक अनंत सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और फिर बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी को भी अपने निशाने पर लेते हुए कहा है कि मैं का नाम भी नहीं लेना चाहता हूं। ये लोग सिर्फ अपने परिवार के लिए राजनीति करते हैं, इन लोगों को किसी भी पार्टी में नहीं लेना चाहिए। अनंत सिंह ने कहा है कि ये सिर्फ अपने फायदे के लिए अलग अलग राजनीतिक पार्टी में घूमते रहते हैं।
दोस्तों बात करते हैं कि केंद्रीय बजट के प्रावधानों से बिहार के साथ ही झारखंड और यूपी में रेल सुविधाओं के विकास का रास्ता साफ हुआ है। बिहार में पटना और गया से हावड़ा और दिल्ली के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलने की उम्मीद जगी है। वहीं पूर्व मध्य रेल के 10 स्टेशनों को विकसित करने की योजना पर भी मुहर लग गई है। इनमें बिहार के साथ ही झारखंड और उत्तर प्रदेश के भी रेलवे स्टेशन शामिल है। राजेंद्र नगर टर्मिनल, बेगूसराय, बैरोनी, गया जंक्शन, मुजफ्फरपुर, सिंगरौली, सीतामढ़ी, दरभंगा, धनबाद एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन को रेलवे लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से विकसित करने की योजना है। जहां अब इन 10 स्टेशनों को एयरपोर्ट की तरह विकसित किया जाएगा। इसे पीपीपी मोड में विकसित किया जाएगा। जहां रेलवे इन स्टेशनों से यात्रा करने वाले यात्रियों को अतिरिक्त यानी कि ज्यादा से ज्यादा राशि की वसूली की जाएगी। यात्रियों को टिकट भाड़े के अतिरिक्त सरचार्ज भी देना पड़ेगा। यह अतिरिक्त राशि कंप्यूटर में ही फीड होगी, जो टिकट लेते समय ही काट ली जाएगी। आधिकारिक सूत्रों की माने तो पूर्व मध्य रेल के इन स्टेशनों पर विश्व स्तरीय यात्रा सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इन स्टेशनों पर यात्रियों के बैठने के लिए वीआईपी लाउंज से लेकर के अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त कैफेटेरिया, मसाज सेंटर, लेडीज जेंट पार्लर, एसी वेटिंग रूम और खाने पीने की व्यवस्था होगी। जहां स्टेशन परिसर में ही शॉपिंग मॉल की भी व्यवस्था होगी। प्लेटफॉर्म पर यात्रियों के बैठने के लिए उत्तम क्वालिटी की चेयर और बेहतर शेड बनाए जाएंगे। सीमित संख्या में ही एंट्री और एग्जिट रखी जाएगी। पूर्व मध्य रेल के इन स्टेशनों के विकसित हो जाने के बाद से यात्रियों को यात्रा करने के लिए श्रेणी के हिसाब से अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा, यानी कि आपकी जेब और भी खाली हो जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में स्वर्ण कारोबारियों को निशाना बनाने का सिलसिला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लगातार स्वर्ण कारोबारियों से लूट की घटना हो रही है। ताजा मामला मोतिहारी जिले से जुड़ा हुआ है, जहां बीती रात अपराधियों ने स्वर्ण व्यापारी से 800 ग्राम सोना लूट लिया और फरार हो गए। लूटे गए सोने की कीमत 80 लाख रुपए बताई जा रही है। जहां घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज कर दी है। जहां लूट की यह घटना मोतिहारी नगर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार नगर थाना क्षेत्र के गुदरी बाजार में त्रिलोकी कुमार की आभूषण की दुकान में जब मंगलवार रात्रि लगभग 9 बजे स्वर्ण व्यवसायी दुकान बंद करके घर लौट रहा था। इसी बीच अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। जय व्यवसायी के अनुसार अपराधियों ने स्वर्ण व्यवसायी से 1 किलो 800 ग्राम सोना लूटकर फरार हो गया, जिसका कीमत लगभग 80 लाख के आसपास बताई गई है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।